हेलो एवरीवन, आज हम हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लेक्चर में यूनिट नंबर 3 वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए, बेसिकली ये जो यूनिट है, इस यूनिट में हम वीसीआर पढ़ेंगे, वेपर कंप्रेशन साइकिल, और जो इसके अगला यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट है, उसमें हम वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, ये जो दोनों हैं, वेपर कंप्रेशन साइकिल और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, ये दोनों में 4 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, जैसा कि हमने पहले भी देख चुका है वीसीआर साइकिल को। वीसीआर साइकिल में वेपर कंप्रेशन मतलब कि कंप्रेसर होता है, और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में कंप्रेसर की जगह पर एब्जॉर्बर होता है। बट बेसिकली अगर दोनों का अगर रोल देखा जाए तो दोनों का रोल सेम होता है। दोनों का, कंप्रेसर का भी रोल यही है कि वो साइकिल में क्या पार्ट को प्ले करेगा, वो ये प्ले करेगा कि कम प्रेशर के रेफ्रिजरेंट का प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करेगा, और एब्जॉर्बर क्या करेगा, वो भी कम प्रेशर के रेफ्रिजरेंट का प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये कंप्रेसर लगा हुआ है। ये साइकिल को देखते हैं हम ध्यान से। देखिए, सबसे पहला कंप्रेसर लगा है जो कि 150 वाट का वर्क कर रहा है। वर्क डन बाई कंप्रेसर, नेट वर्क डन बाई कंप्रेसर 1500 वाट, और इवोपरेटर कितना वर्क कर रहा है, 3000 वाट। ओके, क्यू कोल्ड, कितना कोल्ड को अब्सॉर्ब कर रहा है, उसमें 3000 वाट का उसको एनर्जी लग रहा है। अब कंडेंसर का क्या लोड रहेगा? कंडेंसर का ये रहेगा कि वो इवोपरेटर और कंप्रेसर का जितना भी वर्क डन है उसको वो ऐड करके कंडेंसर डिस्चार्ज करेगा। ओके, जितना हीट को इवोपरेटर ने एब्जॉर्ब किया और जितने हीट को कंप्रेसर ने प्रोड्यूस किया, ये दोनों के एडिशन को क्या होगा, कंडेंसर जो है वो एब्जॉर्ब करके डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, कंडेंसर जो है कंडेंसर में आएगा और कंडेंसर उसे क्या कर देगा, डिस्चार्ज। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू हॉट 4500, हॉट रिजर्वायर, हॉट सिंक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कंडेंसर के बाद में एक्सपांसन वाल्व, नो डाउट यार आप लोगों को पता होगा, एक्सपांसन वाल्व प्रेशर ड्रॉप करने का काम करता है और एक्सपांड करता है रेफ्रिजरेंट को, और उसके बाद में फिर से वो इवोपरेटर में जाता है, अगेन कंप्रेसर में, अगेन कंडेंसर, अगेन एक्सपांसन, अगेन इवोपरेटर, अगेन कंप्रेसर, अगेन कंडेंसर। ओके, तो इसी प्रकार से जो रेफ्रिजरेंट है वो साइकिल को कंप्लीट करता रहता है जब तक कि उसका जो एक निर्धारित तापमान को वो अचीव न कर ले। ओके, तो देखिए ये हॉट रिजर्वायर हीट सिंक हो गया, ये आपका कोल्ड रिजर्वायर हीट सोर्स हो गया। ओके, तो अब इसी प्रकार से ही हम और भी बाकी के डायग्राम्स को हम देखते हैं। देखिए ये जो साइकिल है, कंप्रेसर का हमेशा 1 से 2 होता है, कंडेंसर का हमेशा 2 से 3 होता है, एक्सपांसन वाल्व का हमेशा 3 से 4 होता है, और इवोपरेटर का हमेशा 4 से 1 होता है। बहुत ही सिंपल सा ये लॉजिक है। अब इसके आगे का हम देखते हैं नेक्स्ट फिगर को। देखिए ये जो है, ये है डुअल वेपर कंप्रेसर साइकिल। ओके, डुअल वेपर कंप्रेसर साइकिल, इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए ये फ्लैश चैम्बर को बेसिकली यहाँ पर बताने का कोशिश किया गया है। तो फ्लैश चैम्बर क्या होता है, देखिए अगर आप इस साइकिल को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद में ये आपका कंडेंसर है, ये आपका एक्सपांसन वाल्व है, और ये आपका फ्लैश चैम्बर है। तो ये आपका इवोपरेटर है। ओके, तो फ्लैश चैम्बर क्या करता है कि फ्लैश चैम्बर केवल लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ही आगे की ओर जाने देता है। ये फ्लैश चैम्बर है, केवल लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ही आगे की ओर जाने देता है। अगर मान लीजिए कि गलती से अगर वहाँ पर गैसेस रेफ्रिजरेंट जो है वो अगर इवोपरेटर में चला गया तो गैसेस ऐसा नहीं हो जाने देगा। फ्लैश चैम्बर एक स्टेनर, एक फिल्टर की तरह काम करता है, केवल लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ही ये आगे की ओर जाने देता है इवोपरेटर में। ठीक है, इवोपरेटर फिर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके पूरे रेफ्रिजरेंट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसके बाद वो कंप्रेसर की ओर भेजता है। ठीक है, तो यही रोल रहता है फ्लैश चैम्बर का। यहाँ पर देखिए डुअल कंप्रेसर लगा हुआ है। अगर हमें बहुत बड़े साइकिल को अगर हमें ठंडा करना है, बहुत बड़ा सिस्टम है, तो वहाँ पर हमें 2, 3, 4 कंप्रेसर भी लगाना पड़ता है, या एक ही कंप्रेसर बट बहुत बड़े साइज का लगाना पड़ता है। तो अगर बड़े साइज का अगर हमको नहीं लगाना है तो हम छोटे छोटे 2-3 कंप्रेसर भी लगा सकते हैं, बट ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि एक ही कंप्रेसर लगाना ज़्यादा बेस्ट है। ओके, हाँ ये दूसरा डायग्राम हम देखते हैं। ये हमारा ये डायग्राम, इसमें देखिए एक्यूमुलेटर लगा हुआ है। एक्यूमुलेटर क्या करता है कि ये कंप्रेसर के पहले लगा होता है, मतलब इवोपरेटर के बाद और कंप्रेसर के पहले। इसका बेसिकली वर्क ये रहता है कि जो इवोपरेटर से जो रेफ्रिजरेंट निकला है
वो किस अवस्था में रहेगा, किस स्टेट में रहेगा, वो गैसेस स्टेट में रहेगा। तो गैसेस स्टेट में ही वो एक्यूमुलेटर फिल्टर करेगा और जो रेफ्रिजरेंट गैस स्टेट में है उसे ही ये फॉरवर्ड आगे की ओर जाने देगा कंप्रेसर की ओर। अन्यथा ये अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट लिक्विड अवस्था में अगर रेफ्रिजरेंट रहेगा तो ये इवोपरेटर को वापस कर देगा रेफ्रिजरेंट को, क्योंकि रेफ्रिजरेंट की ये एक खास बात होती है कि कंप्रेसर के अंदर में जो ऑयल जो फिलअप रहता है, ओके, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो फिलअप रहता है कंप्रेसर के अंदर में, अगर मान लीजिए कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को अगर कंप्रेसर के इनपुट अगर कर दिया जाए, सक्शन पोर्ट में अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को अगर डाल दिया जाए, तो क्या होगा कि कंप्रेसर के अंदर में जो ऑयल जो प्रेजेंट है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो प्रेजेंट है, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो रहेगा वो रेफ्रिजरेंट के साथ में मिक्स हो जाएगा और वो आगे के साइकिल कंडेंसर, स्ट्रेनर, कैपिलरी ट्यूब ये सब में भी हो जाने लग जाएगा और पूरे साइकिल को वो चोक कर देगा। चोक किस लिए करेगा? क्योंकि रेफ्रिजरेंट की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेरिजन टू ऑयल, ओके। और जो यहाँ पर स्ट्रेनर और ये कैपिलरी ट्यूब ये सारी चीज़ें जो लगी हुई है ये बहुत ही फाइन रहता है। इसके जो ट्यूब्स रहते हैं कैपिलरी की जो ट्यूब्स के जो छोटे बिल्कुल 0.1 0.2 mm के छोटे से होल से पास होता है प्रेशर ड्रॉप करने के लिए, और अगर वहाँ पर अगर हम ऑयल को अगर भेज दें तो वो पूरे साइकिल को तो स्लो कर देगा या नहीं तो फिर चोक कर देगा। तो इसलिए हम एक्यूमुलेटर को लगाते हैं, इवोपरेटर के बाद में हम एक्यूमुलेटर को लगाते हैं ताकि केवल गैस जो है वही जो है कंप्रेसर की ओर जाए, और इवोपरेटर से पहले जो है, जैसे यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब दिख रहा है, वैसे ही इवोपरेटर के पहले जो है हम फ्लैश चैम्बर लगाते हैं जो कि केवल लिक्विड को ही इवोपरेटर के तरफ में भेजे, ओके, और गैसेस रेफ्रिजरेंट को वो इवोपरेटर में ना भेजे, ठीक है। तो इवोपरेटर से पहले क्या होता है? फ्लैश चैम्बर होता है जो कि केवल लिक्विड को भेजता है इवोपरेटर में। इवोपरेटर के बाद में क्या होता है? एक्यूमुलेटर होता है जो कि केवल गैस को ही वो आगे की ओर भेजता है। लिक्विड अगर रहा तो वो वापस वो इवोपरेटर में भेज देगा, ओके। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे देखते हैं हम। देखिए ये है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ कंप्रेसर ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंप्रेसर आपको किस जगह पर इंस्टॉल करना है, ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट, डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज, है ना, डिपेंड्स अपॉन देयर स्पेसिफिकेशन, डिपेंड्स अपॉन देयर स्पेसिफिकेशन। तो बहुत सारे कैटेगरी पर डिपेंड करता है और उसी डिपेंडेंसी के आधार से हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार से हम क्या करते हैं, कंप्रेसर का सही कंप्रेशन का हम चयन करते हैं, ओके। देखिए सभी कंप्रेसर जो है वो उपयोगी हैं, बट उनका जो जगह है उपयोग होने का वो अलग अलग होता है, ओके। बट बेसिक जो उनका रूल जो होता है, बेसिक जो उनका वर्क होता है वो कंप्रेस करने का वो उनका वही वर्क होता है, ओके। क्या वर्क होता है कि जो भी फ्लूइड आ रहे हैं, जो भी तरल पदार्थ आ रहे हैं, जो भी द्रव्य पदार्थ आ रहे हैं, उसको वो क्या करेगा, कंप्रेस करके आगे की ओर भेज देगा, फॉरवर्ड कर देगा, ओके। तो यही कंप्रेसर का उपयोग होता है। तो देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ये हो गया, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ये हो गया आपका स्क्रॉल कंप्रेसर, ओके। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मतलब कि इसमें पिस्टन अरेंजमेंट रहेगा और ये क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। इसके नाम से ही क्लियर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो कि 4 बार मैकेनिज्म पर वर्क करेगा। मे बी स्क्रॉल कंप्रेसर जो कि इसका जो है हम आगे अभी फिगर भी देखेंगे, डायग्राम भी देखेंगे कि ये किस प्रकार से स्क्रॉल कंप्रेसर होता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का भी हम डायग्राम देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगली ये कैसे एक वोर्टेक्स जनरेट करता है और प्रेशर को इंक्रीज करता है किसी भी क्लोज सिस्टम में, और फिर वो आउटलेट पोर्ट से एक हाईली कंप्रेस्ड फ्लूइड को डिस्चार्ज करता है, ठीक है। ये 12 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ठीक है। 2 पिस्टन सिलेंडर इंजन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। रोटरी बीन कंप्रेसर है, ठीक है। ये भी एक तरह का हार्मेटिकली सील्ड ही कंप्रेसर है। तो ये कंप्रेसर आपको जनरली एयर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, रोटरी बीन कंप्रेसर। और है आपका स्क्रू कंप्रेसर, ओके। तो ये भी कंप्रेसर को हम जो है अपने यूनिट में देखेंगे। स्क्रू कंप्रेसर को भी हम देखेंगे कि ये क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है स्क्रू कंप्रेसर, ओके। तो कंप्रेसर का बेसिक वर्क आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि ये इसका बेसिक वर्क होता है कि जो भी फ्लूइड आ रहा है, जो भी तरल पदार्थ आ रहा है, उन तरल पदार्थों
कि प्रेशर को इंक्रीज करके आगे की ओर फॉरवर्ड करना। ओके, बट ये चीज़ एक बहुत जानने वाली बात है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी ऑब्वियस है कि उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, आइए आगे देखते हैं। देखिए द कंप्रेशन मैकेनिज्म, तो यहाँ पर कंप्रेशन के कुछ मैकेनिज्म यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए ये डिस्चार्ज का पोर्ट है, ये सक्शन का पोर्ट है ना, ये रोटरी टाइप कंप्रेसर है। ठीक है, रोटरी टाइप कंप्रेसर में देखिए किस टाइप से होता है, ये रोटरी टाइप जो कंप्रेसर मैंने बोला था ना एयर कंडीशन में, देखिए ये रोटरी वेन कंप्रेसर है जो हम देख रहे हैं अभी नेक्स्ट वाले फिगर में, ये रोटरी वेन कंप्रेसर है। तो देखिए रोटरी वेन कंप्रेसर में क्या हो रहा है कि ये किस प्रकार से गोल सा, देखिए ये हो गया राउंड, ठीक है, और उसके अंदर में ये है इस प्रकार से, देखिए दो बॉल की तरह है। ठीक है, एक ये बड़ा बॉल हो गया, मान लीजिए कि फुटबॉल के टाइप का हो गया, और ये छोटा वाला जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है ये हो गया आपका टेनिस बॉल की तरह हो गया। ठीक है, ये देखिए इसका एक आइसोमेट्रिक व्यू हुआ और ये जो है इसका जस्ट टॉप व्यू हो गया। ओके, तो देखिए ये जो बड़ा वाला जो है ये फुटबॉल हो गया और ये स्मॉल वन जो है ये आपका टेनिस बॉल हो गया। अब क्या होता है, इस फुटबॉल के अंदर में टेनिस बॉल जो होता है वो सर्कुलेट होता है, बहुत हाई स्पीड से सर्कुलेट होता है, इतने हाई स्पीड से सर्कुलेट होता है कि अंदर का जो एयर जो रहता है, अंदर का जो फ्लूइड जो रहता है उसकी वो प्रेशर को क्या कर देता है, अपने रोटेशन के कारण से उसके प्रेशर को वो इंक्रीज कर देता है, और एक निर्धारित प्रेशर में पहुंचने के बाद में उसको हम कंप्रेशन चैम्बर या नहीं तो फिर हम कंडेंसर की तरफ में हम उसे फॉरवर्ड कर देते हैं निर्धारित प्रेशर में आने के बाद ही। ओके, तो ये जो बॉल जो रहता है, ये जो बॉल है, देखिए इसे छोटा मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसे बॉल बोल रहा हूँ, बट इसका नाम देखिए यहाँ पर साफ्ट लिखा हुआ है, इसका नाम देखिए वेन लिखा हुआ है, ये डिस्चार्ज पोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये अंदर में पूरा मैकेनिज्म लगा रहता है। देखिए पावर सप्लाई टू हर्मेटिक थर्मल, पावर सप्लाई टू मोटर थ्रू लेड वायर, मोटर विल बी energized and rotors start to rotate, shaft rotate, pump operate and compression start. Okay, compressed vapor discharge to the condenser, new intake stroke continue. Okay, तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बहुत ही अच्छा डायग्राम है जो कि कंप्रेसर के मैकेनिज्म को समझा रहा है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, एक बड़े डायमीटर के अंदर एक छोटा डायमीटर रहता है सर्कुलर सा, और वही क्या होता है, रोटेट होता है किसी भी एक डायरेक्शन में, और उसको जो प्रोवाइड करता है फोर्स रोटेशन के लिए वो होता है हमारा वेन। ठीक है, जो कि उसको अंदर में प्रोवाइड कर, इसलिए वो साउंड भी करता है, कंटिन्यू टी का साउंड एक करता है जब ये कंप्रेसर जब वर्क करता है। तो आप लोग सुने भी होंगे अपने घर के रेफ्रिजरेटर में या एयर कंडीशन के आउटडोर यूनिट में भी, अगर आप सुनेंगे तो इस प्रकार का आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा। ओके, तो आइए हम अगला डायग्राम देखते हैं। देखिए ये भी हैं दो प्रकार के, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग कंप्रेसर। तो सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर जो है देखिए इस प्रकार से रहता है, जो कि एक बार में एक ही आउटलेट पोर्ट में एक ही, मतलब ये देखिए ट्विन सिलेंडर टाइप का दिख तो रहा है, बट एक बार में एक ही जो सिलेंडर है वो आउटलेट जो है डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, और डबल एक्टिंग जो कंप्रेसर है वो क्या करेगा, वो सेम टाइम में डुअल पिस्टन सिलेंडर के माध्यम से क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। मतलब देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर क्या करता है, एक ही बार में मतलब सिंगल टाइम में सिर्फ एक ही बार ये आउटलेट डिस्चार्ज करता है। ठीक है, डबल एक्टिंग क्या करता है, सेम टाइम में दो पिस्टन अरेंजमेंट है और दोनों पिस्टन अरेंजमेंट क्या करते हैं, हाई प्रेशर्ड फ्लूइड को डिस्चार्ज करते हैं। और सिंगल एक्टिंग एक टाइम में केवल एक ही हाई प्रेशर फ्लूइड को डिस्चार्ज करता है, या तो ये वाला डिस्चार्ज करेगा पिस्टन सिलेंडर, या नहीं तो फिर ये वाला पिस्टन सिलेंडर डिस्चार्ज करेगा। ओके, डबल एक्टिंग में दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर एज वेल एज डबल एक्टिंग ऑयल फ्री कंप्रेसर। ठीक है, तो ये पिस्टन अरेंजमेंट पर ही वर्क करते हैं, बहुत ही सिंपल टाइप का होता है ये आपका कंप्रेसर। ओके, तो देखिए इसके सब पार्ट्स भी लिखे हुए, इनलेट आउटलेट वाल्व्स। ठीक है, इनलेट वाल्व्स, आउटलेट वाल्व्स है ना, लिबरेंस सील, क्रॉस हेड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, अब जो है देखते हैं हम अगला डायग्राम को। देखिए ये डायग्राम है आपका हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर का। ये डायग्राम से आप सभी लोग फैमिलियर होंगे। ये डायग्राम जो है आप लोगों को आपके फ्रिज के पीछे में अगर आप देखेंगे तो ये कंप्रेसर यूनिट आपको देखने को मिल सकता है।
या इंटरनेट में भी आप hermetically सील्ड, फुली hermetically सील्ड अगर आप लिखेंगे तो इस प्रकार का कंप्रेसर देखने को मिलता है। ये hermetically सील्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि परमानेंटली सील्ड होता है और इसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कोई भी अगर खराबी आती है तो आपको उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा वेल्डिंग करके, इसको वेल्डिंग के थ्रू इसे कट करना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे तो ये रिपेयर होता नहीं है, ये सीधा सीधा रिप्लेस होता है कंपनी में, पर बट इसकी गारंटी वारंटी एक अच्छी खासी हमें मिल जाती है, 5 साल या 10 साल की हमें गारंटी मिल जाती है इस कंप्रेसर यूनिट में, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है। अगर मान लीजिए कि फ्रिज अगर मान लीजिए कि 20,000 का है तो कंप्रेसर ही केवल 10,000 का रहता है, 10,000 का। जैसे एयर कंडीशन में भी जो कंप्रेसर लगा रहता है, मान लीजिए कि अगर 30,000 का, 30,000 का अगर एयर कंडीशन है तो उसमें भी 10 से 12 से 15,000 का केवल कंप्रेसर यूनिट ही होता है। तो कंप्रेसर यूनिट जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, ओके। लेकिन हाँ ये है कि ये शिकायत मेंटेनेंस का जो मौका रहता है वो बहुत ही कम देता है। अगर इसको सही वोल्टेज मिले और सब चीज़ अगर सही इसको मात्रा में अगर मिले, इनपुट आउटपुट, तो अगर इनपुट अगर इसे सही मात्रा में मिले तो आउटपुट भी डेफिनेटली ये एक सही मात्रा में ही हमें प्रदान करता है, ओके। तो ये हो गया आपका hermetically सील्ड कंप्रेसर। आइए अगला फिगर देखते हैं। देखिए hermetically सील्ड कंप्रेसर के अंदर के पार्ट्स हो गए। तो अंदर का पार्ट्स जो है बहुत ही सिंपल सा है, देखते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो ये आधा काट करके आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा नहीं है, तो इसलिए ऐसा आप मत सोचिए कि सर ये किस प्रकार से दिख रहा है। ये देखिए ये जो रहता है एक सर्कुलर रहता है, ठीक है। और इसी सर्कुलर के अंदर में ही जो ये मोटर है ना ये घूमता है, ठीक है। ये सर्कुलर जैसे आप फैन का वाइंडिंग देखे हैं ना, बस इसके अंदर भी सेम वाइंडिंग रहता है, ठीक है। और देखिए 2 पाइप है यहाँ पर, देखिए इंटरनल प्रेशर रिलीफ पाइप है ये, और ये हो गया मफलर, ये हो गया आपका पिस्टन, ये पिस्टन आगे पीछे मूव होता है ना, क्रैंकेस हीटर, ओके। सक्शन इनलेट, यहाँ से सक होता है, मोटर वाइंडिंग, ये जो मैं आपको वाइंडिंग बोला देखिए यहाँ से सक होता है और यहाँ से देखिए डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ये देखिए ये पिस्टन अरेंजमेंट है, ये वाला पिस्टन अरेंजमेंट है जो कि रोटेट होकर के, रेसिप्रोकेट होकर के लो प्रेशर फ्लूइड को हाई प्रेशर फ्लूइड में कन्वर्ट करता है। फ्लूइड में आपका एयर भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है फ्लूइड में, नो डाउट, ओके। ये टर्मिनल बॉक्स हो गया। टर्मिनल बॉक्स में हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं पावर सप्लाई का, इलेक्ट्रिसिटी का हम कनेक्शन करते हैं, ओके। ये मोटर वाइंडिंग हो गया। ये हो गया आपका ऑयल साइड ग्लास, ठीक है। ये नीचे में हम क्या करते हैं, ऑयल इसमें भरा हुआ होता है क्योंकि पिस्टन अरेंजमेंट होता है, तो रेगुलर रेसिप्रोकेशन की वजह से हमें पिस्टन में ऑयल भी हमें उसमें रखना होता है ताकि जो पिस्टन जो है उसमें एक्स्ट्रा हीट ना आए, एक्स्ट्रा हीट जनरेट जो हो रहा है रेसिप्रोकेशन के कारण से उसे कूल करे और फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी एक अच्छा खासा बना रहे अगर उसमें ऑयल अगर बराबर मात्रा में है तो, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑयल भी हम यहाँ पर रखते हैं, ओके। तो ये हो गया अंदर के सारे पार्ट्स हो गए आपके कंप्रेसर के अंदर के सारे पार्ट्स हो गए। आइए अगला डायग्राम देखते हैं। ये देखिए कंडेंसर फंक्शन एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो देखिए कंडेंसर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये देखिए ये जो है ये अलग टाइप का प्लेट टाइप का कंडेंसर है, ये सर्कुलर ट्यूब टाइप का कंप्रेसर, ये सॉरी डुअल कंप्रेसर है। देखिए ये एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब वाला कंप्रेसर है, इसको भी हम डायग्राम में देखेंगे हमारे लेक्चर में, हमारी क्लास में। तो डुअल ट्यूब टाइप कंडेंसर है। इसमें क्या होता है कि ये देखिए जो पतला वाला जो ट्यूब है इस चौड़े ट्यूब के अंदर में पूरा का पूरा घुमा हुआ रहता है, ठीक है। और इस पतले ट्यूब में एक फ्लूइड चलेगा और इस बड़े ट्यूब में एक फ्लूइड चलेगा, मतलब एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप अंदर की ओर घुसा हुआ है, अंदर की ओर इंस्टॉल्ड है, ऐसा मान लीजिए। अब क्या होता है कि दोनों पाइप के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, ठीक है। और दोनों पाइप में हम क्या करते हैं, या तो पैरेलल फ्लो हम फ्लूइड कराते हैं या नहीं तो फिर हम काउंटर फ्लो हम फ्लो करवाते हैं फ्लूइड को, ठीक है। काउंटर फ्लो मतलब इस डायरेक्शन से अगर मान लीजिए आगे की ओर भेज रहे हैं तो इस डायरेक्शन से हम खींच रहे हैं, यहाँ से अगर इनपुट हो रहा है तो यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, तो वैसे डायरेक्शन में से काउंटर फ्लो बोलेंगे क्योंकि दोनों फ्लूइड का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। और अगर दोनों फ्लूइड यहाँ से भी इनपुट हो रहा है यहाँ से भी इनपुट हो रहा है तो नो डाउट यहाँ से आउटपुट और यहाँ से आउटपुट होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे इसे, हम इसे पैरेलल फ्लो फ्लूइड कहेंगे क्योंकि यहाँ से दोनों का दोनों इनपुट हो रहा है, यहाँ से दोनों का दोनों आउटपुट हो रहा था। ऐसे कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, पैरेलल फ्लो कंडेंसर कॉइल कहेंगे, ओके। पैरेलल फ्लो डुअल ट्यूब टाइप कंडेंसर कॉइल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए सेल एंड कॉइल कंडेंसर है। देखिए इसके अंदर एक सेल जैसा रहता है, एक बड़ा सा देखिए टंकी की तरह रहता है, टैंक की तरह,
और उसके अंदर में कॉइल की तरह, एक स्प्रिंग की तरह देखिए ये बना हुआ है, और कॉइल के अंदर में देखिए हम रेफ्रिजरेंट को हम भेजते हैं, और इस सेल के अंदर में क्या रहता है, पानी रहता है या कोई भी एक ऐसा तरल पदार्थ रहता है जो कि रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट जो है वो कॉइल के अंदर में ट्रैवल करता है, देखिए जो कॉइल्स है स्प्रिंग की तरह, ठीक है, जिसके अंदर में रहता है, और जो बड़ा सा जो शेल है उसके अंदर में एक फ्लूइड को हम फ्लो कराते हैं, वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग द रेफ्रिजरेंट विच इज प्रेजेंट इन कॉइल्स ऑफ दिस सेल एंड कॉइल कंडेंसर कॉइल। ओके, तो अब देखिए ये सेल एंड ट्यूब टाइप है। ठीक है, तो ये सेल मतलब एक बड़ा सा देखिए टंकी जैसा रहेगा, एक टैंकर की तरह रहेगा, जैसे आप लोग देखे होंगे ट्रक में जो टैंकर रहता है बस उसी साइज़ का ये रहता है, काफ़ी बड़े साइज़ का रहता है ये, तो एक टैंकर की तरह रहता है बड़ा सा। ठीक है, और उसके अंदर में ट्यूब्स लगे होते हैं। ठीक है, उसके अंदर में ट्यूब्स रहते हैं, ट्यूब्स आप सभी लोग देखे हैं पाइप की तरह, पाइप का जब डायमीटर को हम बढ़ा देते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्यूब कहते हैं। ठीक है, अगर पतली डायमीटर का अगर कोई है पाइप तो उसे पाइप कहेंगे, और वही पाइप का अगर डायमीटर को बढ़ा दिया जाए तो उस पाइप को हम क्या कहेंगे, ट्यूब कहेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर ट्यूब के अंदर में जो है हम रेफ्रिजरेंट को फ्लो करवाते हैं ट्यूब के अंदर में, और जो ट्यूब के बाहर में हम क्या करते हैं, कैसे फ्लूइड को हम फ्लो करवाते हैं, जो फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के, इसके अंदर के टेम्परेचर को कम करने के। ओके, ऐसे फ्लूइड को हम अंदर में क्या करवाते हैं, ट्रैवल करवाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर कॉइल। ओके, अब हम आगे देखते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर है, और ये अलग अलग टाइप के कंडेंसर कॉइल है, और यूनिट नंबर 3 है हमारा। इस यूनिट में हम बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल के हम कंडेंसर कॉइल देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हम अगला फिगर। देखिए ये है आपका डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था। देखिए इसका फिगर यहाँ पर भी मैं, ये देखिए डबल टाइप हीट एक्सचेंजर, इसी को थोड़ा सा ये कॉइल्ड कर दिया। देखिए एक जो पतला जो ट्यूब है उसके अंदर में ये चौड़े ट्यूब के अंदर में पतला ट्यूब अंदर की ओर इंस्टॉल्ड है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो फिगर हम देख रहे हैं इसके अंदर में देखिए कि बड़ा ट्यूब है और उसके अंदर में पतला ट्यूब भी इंस्टॉल्ड है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि जो बड़ी पाइप है उसके अंदर में एक ऐसा फ्लूइड रहता है जो कि पतले वाले ट्यूब के अंदर में फ्लूइड को ठंडा करने का काम करता है। ओके, तो बाहर वाला ट्यूब जो रहता है या तो वाटर या कुछ भी ऐसा फ्लूइड रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। ओके, और जो पतला जो ट्यूब रहता है उसके अंदर में रेफ्रिजरेंट को हम क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं। ओके, देखिए ये ट्यूब साइड फ्लूइड इन है और ये ट्यूब साइड फ्लूइड आउट है। ठीक है, और ये जो है देखिए काउंटर फ्लो यहाँ पर फ्लो हो रहा है, पैरेलल फ्लो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ओके, काउंटर फ्लो हो रहा है, काउंटर फ्लो मतलब अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये आउटपुट हो रहा है तो यहाँ से इनपुट हो रहा है, सिमिलरली यहाँ से इनपुट हो रहा है तो देखिए ये वाला जो फ्लूइड है आउटर साइड वाला जो ट्यूब का जो फ्लूइड है वो बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है, देखिए ट्यूब साइड फ्लूइड इन, सेल साइड फ्लूइड आउट। ठीक है, ट्यूब साइड फ्लूइड आउट, सेल साइड फ्लूइड इन। और ये लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है फेंज, FANGE। ठीक है, ये भी FANGE लिखा हुआ है। ये एक तरह का ग्रू टाइप का है जो कि सील्ड रहता है। ठीक है, लीकेज से बचाता है आपको। ओके, आइए अब अगला डायग्राम हम देखते हैं। देखिए ये कि इवैपोरेटिव टाइप का कंडेंसर कॉइल है। इस इवैपोरेटिव टाइप के कंडेंसर कॉइल में हम क्या करते हैं, ये आपका एयर जो है देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। देखिए इसके अंदर से रेफ्रिजरेंट इस प्रकार से कॉइल रहता है और रेफ्रिजरेंट को अंदर की ओर फ्लो कराते हैं ऊपर से, और नीचे से क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट को हम डिस्चार्ज करवाते हैं। ठीक है, नो डाउट अंदर की ओर जब रेफ्रिजरेंट जाएगा तो गैसेज स्टेट में रहेगा, जब डिस्चार्ज होगा तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ओके, और ये देखिए एयर इन, यहाँ पर एक ID फैन यहाँ पर लगा हुआ होता है। उस ID फैन का काम ये रहता है कि अंदर की ओर एयर को ब्लो करता है, और नीचे में देखिए वाटर बेसिन बना रहता है, और ऊपर से जो है देखिए ये वाटर का स्प्रिंकल करते हैं। जैसे हम शॉवर रहता है, जैसा घरों में आप देखे होंगे शॉवर रहता है। शॉवर क्या काम रहता है कि एक बड़े से एक ट्यूब में या बड़े से एक पाइप में हम छोटे छोटे होल्स कर देते हैं, और उस होल से क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स को हम फ्री फॉल करवाते हैं। तो जब वाटर का जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो वाटर का स्वभाव होता है कि वो क्या करता है, जैसे जब उसका सरफेस एरिया बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। ये हर तरल पदार्थ का ऑलमोस्ट ये स्वभाव होता है। जैसे ही वो फैलता है, जैसे ही हम उसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, कूल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कूलिंग वाटर इन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसके सरफेस एरिया को देखिए बढ़ा दिए,
और बढ़ाने के बाद में क्या करें, वाटर को जो है हम स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद में ये रेफ्रिजरेंट के ट्यूब्स के ऊपर में फ्री फॉल होगा और नीचे से देखिए फैन भी चल रहा है, तो बहुत ही ठंडा हो जाता है रेफ्रिजरेंट, और जो गर्म हवा जो है वो ऊपर की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये पानी जो है नीचे की ओर देखिए फॉल होता है, वाटर बेसिन लिखा हुआ है वाटर रिजर्वायर की तरह, और यहाँ से ये एग्जिट होकर के फिर से देखिए वाटर पंप ये लगा हुआ है, ठीक है। वाटर पंप के थ्रू जो है कूलिंग वाटर इन, यहाँ से फिर से डिस्चार्ज करता है वाटर को ऊपर से नीचे की ओर, नीचे में फिर से जमा होता है, फिर से ये कूलिंग वाटर आउट करके फिर से ऊपर की ओर ट्रांसफ़र कर देता है। ये एयर इन है, ठीक है। ये आईडी फैन लगा हुआ है, आगे की ओर हवा को भेज रहा है, और ये हवा क्या कर रहा है, ऊपर की ओर इसे सर्कुलेट कर रहा है, एयर आउट कर रहा है, ओके। तो ये हो गया इवोपरेटिव टाइप का कंडेंसर कॉइल। अब देखते हैं हम अगला फिगर, देखिए ये भी इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर कॉइल है, ये वाला भी। तो इस कंडेंसर कॉइल में भी देखिए ये बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। यहाँ पर भी देखिए वही आपका रेफ्रिजरेंट वेपर इन कर रहा है, रेफ्रिजरेंट लिक्विड आउट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वाटर स्प्रे कर रहा है ना। ये फैन लगा हुआ है ना, सॉरी फैन का आउटलेट है, यहाँ से आपका एयर देखिए अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। और ये देखिए ये रीसर्कुलेटेड वाटर है, जो पाइप के ऊपर छोटे छोटे होल्स कर दिया गया है, जो जिससे कि थ्रू वाटर स्प्रे हो रहा है। ये एलिमिनेटिंग प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स इसलिए लगाया गया है कि ऊपर की ओर केवल एयर जाए, पानी ना जाए ऊपर की ओर, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर की ओर अगर प्रेशर अगर बढ़ा दें हम एयर इनलेट का, तो कहीं ऐसा ना हो कि पानी के जो छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं वो भी बाहर जाने लग जाए, तो जिसके कारण से क्या होगा कि हमारे वाटर का कुछ देर के बाद में जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वाटर की जो अमाउंट है वो कुछ देर के बाद कम हो जाएगा। ये देखिए ये हीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका मेकअप वाटर है, ये इस लेवल तक के वाटर को ये मेकअप करने का काम करता है, ओके। ये सम ड्रेन है, मतलब अगर एक्स्ट्रा वाटर आ गया तो यहाँ से ड्रेन आउट कर देगा, इस लेवल के बाद में अगर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा सिस्टम लगा है जिसके थ्रू क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। ये स्ट्रेनर है जो कि पानी को छान करके पंप में भेजता है, पंप से देखिए ये जो है आगे की ओर भेज देता है, ओके। पंप जो है, पंप का काम क्या रहता है, पानी को नीचे से ऊपर की ओर भेजना, ठीक है। तो ऊपर की ओर ये भेज करके फिर से स्प्रे कर रहा है, ठीक है। ये रीसर्कुलेटेड वाटर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पाइप में जो है रीसर्कुलेटेड वाटर, यहाँ से देखिए एयर का डायरेक्शन और यहाँ से भी एयर का डायरेक्शन बना हुआ है, ओके। तो ये भी आपका इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर कॉइल है। आइए आगे का हम डायग्राम देखते हैं। ये देखिए ये जो है ये कैपिलरी ट्यूब का डायग्राम है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कुछ कैपिलरी ट्यूब के बारे में। ये आपका थ्रोटल वाल्व है और ये आपका कैपिलरी ट्यूब है, दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, एक्सपांसन डिवाइस कहते हैं, ओके। तो देखिए एक्सपांसन डिवाइसेस, द पर्पस ऑफ एक्सपांसन डिवाइस इज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, दूसरा है रेगुलेट द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट टू द इवोपरेटर, ठीक है। तो दो यहाँ पर पार्ट प्ले करता है एक्सपांसन डिवाइस। पहला रहता है प्रेशर को रिड्यूस करता है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को रिड्यूस करता है, और दूसरा करता है क्या, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को भी ये रेगुलेट करता है, प्रेशर को और फ्लो दोनों को रेगुलेट करता है और इवोपरेटर तक के इसे भेजने में मदद करता है, ओके। साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। द कॉमन टाइप ऑफ एक्सपांसन डिवाइस आर, जो सामान्य तरह के एक्सपांसन डिवाइस है वो है कैपिलरी ट्यूब और दूसरा है थर्मोस्टेटिक एक्सपांसन वाल्व, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब थर्मोस्टेट एक्सपांसन वाल्व को TXV या TEV भी कहा जाता है, ओके। थर्मोस्टेटिक एक्सपांसन वाल्व को TXV या TEV दोनों में से कोई भी एक हम कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपांसन वाल्व तो आप लोगों को पता है कि ये प्रेशर को ड्रॉप करता है, बट उससे पहले हम थ्रोटल वाल्व यहाँ पर लगाते हैं, जो कि क्या करता है, केवल लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ही आगे की ओर जाने देता है। अगर गैसेस में स्टेट में रहा तो उसे कंडेंसर कॉइल में रिवर्स बैक उसे भेज देता है, ओके। ये आपका थ्रोटल वाल्व का काम रहता है, ये आपका थ्रोटल वाल्व, ओके। आइए अगला डायग्राम देखते हैं। ये देखिए थ्रोटल वाल्व का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इलिस्ट्रेशन ऑफ TXV थर्मोस्टेटिक एक्सपांसन वाल्व, ठीक है। तो देखिए पहला जो है, देखिए यहाँ से आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट इनलेट होता है, दूसरा है थ्रोटल रेफ्रिजरेंट, दूसरा जो है ये थ्रोटल रेफ्रिजरेंट यहाँ पर है ना सस्पेंडेड रहता है, थर्ड है रेफ्रिजरेंट आउटलेट टू इवोपरेटर, ठीक है। तीसरा है आपका ये रेफ्रिजरेंट आउटलेट टू इवोपरेटर, इवोपरेटर की तरफ ये फॉरवर्ड कर दिए है ना। और चौथा है स्ट्रेनर, स्ट्रेनर का काम रहता है एक छन्नी की तरह रहता है, ये फिल्टर करने का काम करता है कि केवल रेफ्रिजरेंट बिल्कुल प्योर फॉर्म में जाए, उसके साथ में कोई मॉइस्चर या कोई ऐसा फॉरेन मटेरियल्स ना चला जाए, ओके। पांचवा है रेफ्रिजरेंट फील्ड सेंसिंग बल्ब, ओके। ये जो है रेफ्रिजरेंट का सेंसिंग बल्ब है, जो कि सेंस करता है उसके तापमान को और उसकी और भी अदर प्रॉपर्टीज़ को,
ठीक है, ये छठवां जो है ये कैपिलरी ट्यूब है ना, ये कैपिलरी ट्यूब है। और सातवां जो है ये डायफ्राग्राम है। ठीक है, डायफ्राग्राम क्या करता है, अपने प्लेस को चेंज करता है और अंदर के वॉल्यूम को ज़्यादा या कम करता है डायफ्राग्राम। ठीक है, एक्टुएटिंग पिन, ठीक है, एक्टुएटिंग पिन भी उसका एक अपना एक रोल होता है जो कि ऊपर या नीचे करके अंदर के फ्लूइड फ्लो को ये चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाइन्थ है स्प्रिंग, जो कि एक्टुएटिंग पिन को सपोर्ट करता है ना। और 10वां है वाल्व सीट। ठीक है, तो ये देखिए वाल्व सीट भी इस स्प्रिंग और एक्टिवेटिंग पिन को सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, वाल्व सीट। और 11वां है आपका एडजस्टिंग नॉब। ठीक है, ये नॉब से भी हम क्या करते हैं, इस वाल्व सीट को और इस स्प्रिंग के पूरे मैकेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं एडजस्टिंग नॉब के थ्रू। ओके, आइए अब हम अगला डायग्राम देखते हैं। ये देखिए कैपिलरी ट्यूब का डायग्राम है। ओके, ये देखिए एक इनलेट पोर्ट है और एक ये आउटलेट पोर्ट है। और ये जो है देखिए कैपिलरी ट्यूब के बारे में लिखा हुआ है, कैपिलरी ट्यूब्स आर वाइडली यूज्ड एज एक्सपांशन डिवाइसेस इन स्मॉल वेपर कंप्रेशन refrigeration systems such as household refrigerator, rooms, air conditions and small package air conditioning unit. In this system, the capillary tube is wound into with coils for direct expansion. The tube connects the outlet of condenser to the inlet of evaporator as shown in figure. देखिए इस प्रकार से ये कैपिलरी ट्यूब बताया जा रहा है। ये देखिए इस प्रकार से कैपिलरी ट्यूब रहता है जो कि इवापोरेटर से डायरेक्टली फिक्स्ड रहता है और ये प्रेशर ड्रॉप करने का काम करता है और एक्सपांसन करने का भी काम करता है। ठीक है, और इवापोरेटर के आगे में जो है वो कंप्रेसर से आगे की ओर कनेक्टेड रहता है। कैपिलरी ट्यूब में मोस्टली जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो लिक्विड अवस्था में रहता है। ओके, और ये द ट्यूब कनेक्ट्स द आउटलेट पोर्ट एज, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आउटलेट पोर्ट जो है वो इवापोरेटर के साथ में कनेक्टेड रहता है। ओके, तो आइए अब हम आगे का हम शुरू करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम ये यूनिट नंबर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का थ्योरी पार्ट के बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हमने पिक्चर्स के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से रेफ्रिजरेंट अलग अलग लोकेशन पर किन किन चीज़ों पर आधारित रहता है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब, अलग अलग तरह के हमने डायग्राम्स को देखे हैं, कलरफुल डायग्राम्स को देखे हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो अलग अलग मेंबर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो देखिए बेसिकली VCR साइकिल होता है और एक VAR साइकिल होता है। तो यूनिट नंबर 3 जो है हमारा VCR साइकिल है और यूनिट नंबर 4 जो है हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है। ठीक है, तो इसमें देखिए बेसिकली डिफरेंस पहले भी आप लोगों को मैंने बताया है, अभी फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिक डिफरेंस जो होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम